अच्छी पत्नी कैसे बने? आज हम लोग इसके ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं कि शादी के बाद एक लेडी को क्या-क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या-क्या अपना बिहेवियर करना चाहिए, ताकि वो एक अच्छी पत्नी साबित हो। एज़ अ रिज़ल्ट आप दोनों ही आपस में खुशनुमा परिवार बना सकें। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज गुप्ता फ्रॉम कॉन्कर द सक्सेस, हैविंग 51 years of life experience and 30 years of work experience. At Conquer the Success, we are committed to take you to new heights of success and unconditional happiness through a seven-dimensional approach. What are the seven dimensions? We provide trainings, counselings, hypnotherapy, past life regression, life between lives, spirituality, and meditation. So stay connected. एक लड़की के लिए अच्छी पत्नी बनने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप एक नए परिवार में जाते हैं तो आपको एक रैपो फॉर्म करना है। रैपो फॉर्म करने का मतलब क्या है? आपको उस परिवार के सिस्टम को समझने की कोशिश करनी है। बहुत बार मेरे पास जो केसेस आते हैं, और मैं बोलने से पहले इतना बताना चाहता हूँ कि मेरे पास जो साल भर में मेरे पास जो केसेस आते हैं उसमें करीब 40% वो केसेस हैं जो कि या तो हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड हैं या कपल से रिलेटेड हैं, बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो उस डेटा पर मैं बोल रहा हूँ। बहुत बार ये देखा जाता है कि एक लड़की जब एक नए परिवार में जाती है तो उसकी एम्फेसिस रैपो बनाना, यानी उस परिवार के तौर तरीकों को समझने से ज़्यादा उनको बदलने की होती है। राइट? इस पॉइंट को मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे पहला इंप्रेशन जो पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि मैं खुद एक मेल हूँ, तो ऑब्वियसली मैं एक मेल साइकोलॉजी से अफेक्ट होकर या मेल की जो फीलिंग्स हैं मैं उससे इफेक्ट होकर मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। सो ये मैं आपको दो चीज़ें मैं बोलता हूँ। पहली चीज़ ये है कि एक वो रखें कॉन्सेप्ट दिमाग में कि एक वाइफ नए परिवार में आती है, और यही कॉन्सेप्ट उस जगह भी होगा जब एक एम्प्लॉय किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है। राइट? ये दोनों वही सिचुएशंस आती हैं, और जब मैं वर्क प्लेस काउंसलिंग करता हूँ वहाँ भी मुझे यही चीज़ कॉमन नज़र आती है। एक वन ऑफ द वेरी important flaws that people do in the initial of the relationship। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। राइट? अब ऐसे समझें कि अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि आपको सबसे ज़्यादा बढ़िया किसके हाथ का खाना लगता है? ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि मुझे जो खाना अच्छा लगता है वो अपनी माँ के हाथ का खाना अच्छा लगता है। अगर ये फैक्ट है तो फिर इतने सालों में अगर हम 100, 200, 500 साल का इतिहास उठा लें, तो अगर मेरी माँ के हाथ का खाना बेटर है और मेरी वाइफ के हाथ का खाना बेटर नहीं है, तो 500-700 साल में आते 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 तो अब तो खाने की क्वालिटी बिल्कुल गिर चुकी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है। हर एक को अपनी माँ के हाथ का खाना अच्छा लगता है, वाइफ के हाथ का खाना कम अच्छा लगता है, या किसी और के हाथ का खाना कम अच्छा लगता है। क्यों ऐसा होता है? उसका मेन रीज़न ये है कि हमारा फूड के रिलेटेड जो हमारा टेस्ट डेवलप हुआ है, जो हमारा फर्स्ट एक्सपोजर मैं जिसको बोलना चाहता हूँ, एक बच्चा है, उसका फर्स्ट एक्सपोजर क्या है खाने के टेस्ट के मामले में? वो है उसकी मदर के हाथ का खाना। अब वो उसका एक रेफरेंस पॉइंट बन चुका है। वो ज़िंदगी में दुनिया में कहीं भी खाना खाएगा वो हमेशा उससे कंपेयर करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि वो जान के करता है, वो होगा ही होगा, क्योंकि वो उसका सबसे पहला एक रेफरेंस पॉइंट है। राइट? अब क्या होता है, हम एक लड़की है जो शादी करके आ रही है, वो अपने पेरेंट्स के घर में उसने एक तौर तरीका देखा है किसी भी छोटे बड़े काम को करने का। अप्रोच कैसी होती है, उठने बैठने का तरीका कैसा होता है, घर का साज श्रृंगार संवारना कैसे रखना है, खाना पीना कैसे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक बच्ची अपने घर परिवार में देखती है, और वो उसका एक फर्स्ट एक्सपोजर होता है। क्योंकि वो फर्स्ट एक्सपोजर होता है इसलिए वो हर चीज़ को उसके साथ ही कंपेयर करती है, और जब वो उस चीज़ के साथ कंपेयर करती है तो क्या होता है, जो चीज़ उससे मैच नहीं करती है उसको वो गलत कहती है, और जो उससे मैच करती है वो उसको ठीक लगता है। और ऑब्वियसली फिर जब आपको गलत लगेगा तो आप उसको बदलने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, जो एक लड़का है या उसके परिवार के जो लोग हैं, उनका सबसे पहला विचार यही आता है कि क्या आपके आने से पहले घर परिवार नहीं चल रहा था? और यही विचार मैंने ऑर्गेनाइजेशंस में भी देखा है। जब कोई एक बॉस ज्वाइन करता है जो सपोज किसी और कंपनी में काम करके आया है, मैंने यहाँ तक भी देखा है कि एक सज्जन जिन्होंने जनरल मैनेजर लेवल पर का ज्वाइन किया, जो कि अच्छी उनकी अथॉरिटी थी, उन्होंने सारे प्रोसीजर्स बदल डाले। जिस कंपनी से आए थे उसी के सारे प्रोसीजर्स उन्होंने बना दिए। अथॉरिटी थी, चेंज कर सकते थे, लेकिन उनको जो सपोर्ट जो मिलना था स्टाफ का वो सपोर्ट नहीं मिला, और वो उस कंपनी में 6-7 महीने 8 महीने से ज़्यादा वो सर्वाइव नहीं कर पाए।
राइट? सो मैं द बेसिक थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू से कि कोई भी चीज सही या गलत नहीं है। हमें कोई भी चीज सही इसलिए लगती है क्योंकि वो मेरा फर्स्ट एक्सपोजर है, राइट? और दूसरा, मैं ये नहीं कहूँ, मैं ये भी एक बहुत लाउडली मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि बच्चों के अपने माँ बाप से संबंध जो है बहुत अच्छे हैं, नहीं। जैसा मैंने कहा 40% मेरे पास अगर केसेस आते हैं हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के, तो अनदर 40-45% ऑफ द केसेस आर रिलेटेड टू चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप। यानी आज ऐसा नहीं है कि बच्चे जो है अपने माँ बाप की बात को, हर बात को मान रहे हैं या उनके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं या उनको सारी बातें सही लगती है, ऐसा नहीं है। लेकिन शादी करने के बाद जब एक लड़की दूसरे घर में जाती है, क्योंकि वो हर चीज को अपने रेफरल पॉइंट से कंपेयर करती है, अपने एक्सपोजर से कंपेयर करती है, और वो सबसे बड़ा रीजन बन जाता है, क्योंकि उसकी कोशिश होती है घर को चेंज करना, और लड़के और उसके परिवार में अगर उसकी मदर इन लॉ है या कोई और लोग हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि भाई हम जिस तरीके से चल रहे हैं, क्या हमारा तरीका गलत है, क्या हमें घर चलाना नहीं आता है? और वहां पर दोनों के ईगो क्लैशेस होने शुरू हो जाते हैं, राइट? तो एज अ लेडी, एज अ वाइफ, जब आप ज्वाइन करती हैं किसी घर को, आप शादी करके जा रही हैं, सबसे पहले कोशिश करें उसके प्रोसेस को समझने की। सही और गलत क्या होता है, इसको मैं और थोड़ा डिटेल में बात करना चाहता हूं। जैसे मैं हर वीडियो में मैं बोलता हूं कि दो नजरिए होते हैं। एक नजरिया है जो जज का नजरिया है। जज किसी भी चीज को सही या गलत कह सकता है। क्यों वो गलत या सही कह सकते हैं? क्योंकि उनके पास एक देश का कानून है। वो हर चीज को कानून, एक रेफरेंस पॉइंट से कंपेयर करते हैं, और जो चीज आपने कानून के हिसाब से की वो सही है, जो कानून के हिसाब से नहीं की वो गलत है। तो उनका जो पर्सपेक्टिव सही गलत का है वो एक लॉजिकल है, क्योंकि उनके पास एक रेफरेंस पॉइंट है। जब हम दुनिया में किसी को सही या गलत मानने लगते हैं, अब हम किस रेफरेंस पॉइंट से कंपेयर कर रहे हैं? हम अपने अनुभव के हिसाब से ही कंपेयर कर रहे हैं, और ये अथॉरिटी किसने दी कि आपका रेफरल पॉइंट बिल्कुल सही है? ये कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन तो नहीं है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट एक्सपोजर है। हमारी जो थिंकिंग है, एज अ साइकोलॉजिस्ट इफ आई से, हमारी जो थिंकिंग जैसे जैसे डेवलप होती है वो यही होती है कि जो मेरा फर्स्ट एक्सपोजर होता है वो मेरा एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। जैसे मैं आपसे पूछूं, आप किसी भी इंसान से को देखते हैं, आप क्या बोलते हैं? ये इंसान लंबा है, ये इंसान छोटा है, ये इंसान गोरा है, ये इंसान काला है। लेकिन किस रेफरेंस में आप बात कर रहे हैं? अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप जानते हैं कि नो मेजरमेंट इज पॉसिबल विदाउट अ रेफरल पॉइंट। एंड व्हेन द रेफरल पॉइंट चेंजेस, ऑब्वियसली जो पोजीशंस है वो चेंज हो जाती हैं। अभी मैं आपसे कहूं कि आप जो है बैठे हुए हैं एक जगह पर, तो आप चल रहे हैं कि बैठे हुए हैं। अब ये फिजिक्स का स्टूडेंट बोलेगा ये दोनों बातें सच हैं। अगर मैं रेफरल पॉइंट चंद्रमा को या सूरज को मान लेता हूं तो मैं चल रहा हूं, क्योंकि पृथ्वी चल रही है, उसके साथ साथ मैं भी चल रहा हूं। और अगर मैं रेफरल पॉइंट कोई भी ऐसा पॉइंट मानता हूं जो कि पृथ्वी के ऊपर ही है, और मैं कुर्सी पर बैठा हूं, तो उसके कंपैरिजन में मैं बैठा हूं। अब बैठा सही है कि चलना सही, या चलता हुआ बोलना सही है? नहीं, इट इज ऑल अ मैटर ऑफ रेफरल पॉइंट। तो क्योंकि जो जज हैं उनके पास एक रेफरल पॉइंट जो कि बिल्कुल स्ट्रांग रेफरल पॉइंट है, वो सही गलत कह सकते हैं, लेकिन उनके अलावा किसी को अथॉरिटी नहीं है दुनिया में ये कहने की कि दूसरा इंसान सही है या गलत है। क्योंकि आपका रेफरल पॉइंट आपका एक्सपोजर है, राइट? आई थिंक आई वॉज वेरी एलेबोरेटिव ऑन दिस पॉइंट, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मैं हर सैटरडे को रात को 9 से 10 बजे तक मैं लाइव आता हूं, उसमें भी आप मेरे से आकर बात कर सकते हैं, राइट? मैं नहीं बोलना चाहता कि मैं जो कह रहा हूं उस बात को आप माने। मैं जो बोल रहा हूं, मेरा रेफरेंस पॉइंट वो हजारों क्लाइंट्स हैं जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है और जिस टेक्निक से काम किया है उनके लाइफ में इंप्रूवमेंट्स आई हैं, वो मेरा रेफरेंस पॉइंट है, राइट? अगर आप उस रेफरेंस पॉइंट से नहीं देख पा रहे हैं, आप उस रेफरेंस पॉइंट को गलत मानते हैं, या मेरी बात आपको नहीं लग रही है ठीक, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके से, राइट? नाउ दिस इज वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई से। और एक बार जब आप रेपो बना लेते हैं तो सबसे पहला इंप्रेशन आप दूसरे को क्या दे रहे हैं कि नाउ शी हैज बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। पीपल विल अप्रिशिएट यू कि आपने इनिशिएटिव लिया उनके घर के तौर तरीकों को समझने के लिए। यानी क्या हुआ, जब रेपो बनी तो आपके प्रति दूसरे का, आपके जो फैमिली मेंबर्स, अब जो नई फैमिली मेंबर्स आए हैं, उनका आपके प्रति एक पॉजिटिव अप्रोच हो चुकी है। अब जो भी होगा अब उस पॉजिटिव रेफरल पॉइंट से चलता रहेगा, राइट? उसके बाद अगर आप कोई भी अपने विचार से कोई इस चीज को बदलना चाहती हैं, जो आपके लगता है कि ये बेटर है, तो आप देखेंगे कि आपकी जो एक्सेप्टेंस है
वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। द सेम थिंग गोज़ फॉर द कॉर्पोरेट काउंसलिंग। जब मैं वर्क प्लेस काउंसलिंग करता हूँ और हर नए एम्प्लॉय को मैं यही कहता हूँ, आप चाहे जूनियर पोजीशन पर आए हैं, चाहे आप सीनियर पोजीशन पर आए हैं, पहले 6 महीने उस कंपनी के प्रोसीजर्स को समझने में और उस सिस्टम का पार्ट बनने में लगा दीजिए। आप ऐसा मत सोचिए कि अगर आप एक अथॉरिटी पर आते हैं और आपके सारे लोग आपको सपोर्ट करते हैं तो आप कुछ भी कर सकते नहीं। अगर आपकी टीम ने, आपके जूनियर्स ने अगर आपको सपोर्ट नहीं किया तो आप एग्जिस्ट भी नहीं कर पाएंगे इस कंपनी में, वट एवर इज योर पोजिशन। सो बिकॉज आई डू वर्क प्लेस काउंसलिंग, आई डू रिलेशनशिप काउंसलिंग, कुछ ये जो फैक्टर है ये दोनों में कॉमन है। एंड नॉट ओनली हेयर, आई वुड से दुनिया में कभी भी आप अपनी लाइफ में किसी भी इंसान से मिलें, सबसे पहले उसको बदलने की कोशिश करने से पहले उसको समझने की और उसके तौर तरीके को समझने की, उसमें रमने की कोशिश करें। उसके बाद जब आप बदलाव लाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि ये बदलाव हमारी ही टीम ला रही है। अदरवाइज ऐसा लगता है कि बाहर से एक नया इंसान आया और उसने बदलाव लाने की कोशिश कर दी है। राइट, सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट दैट आई वांट टू से, जो मैं बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ देखता हूं कि उनके जो रीजंस होते हैं रिलेशनशिप के खराब होने के, वो रीजंस होते हैं कि उनका अपना एक नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं बचपन से आज तक, और उसकी वजह से उनके मन में कुछ फियर या कुछ कॉम्प्लेक्सेस या कुछ गिल्ट या कोई भी नेगेटिव इमोशन है जो कि डोमिनेटिंग है। अब होता क्या है कि हम हर चीज को, जैसा मैंने कहा कि मैं अपने रेफरेंस से देखते हैं, अगर मेरे कोई पेनफुल मेमोरीज रह चुकी हैं तो ऑब्वियस है कि मैं अपने रेफरेंस पॉइंट से ही उस चीज को देखूंगा, और सामने वाला जरूरी नहीं है कि वो उस रेफरल पॉइंट के हिसाब से मैच करता हो। जैसे फियर एक बहुत बड़ी चीज है, राइट। किसी का सपोज कीजिए कोई ब्रेकअप हो चुके हैं, किसी के डाइवोर्सेस हो चुके हैं, यानी कोई एक पेनफुल रिलेशनशिप रहा है जो कि उसके मन में एक घाव की तरह से आपके मन में बना हुआ है। और अब आप जब अपने दूसरे पार्टनर से, नए पार्टनर से जब आप मिलते हैं, बात करते हैं, तो क्या होता है, आप वो शक, आप वो जो फियर के हिसाब से देखते हैं। जब आपका फियर होगा मन में, सबकॉन्शियस माइंड में, तो आपके बिहेवियर में क्या होगा, आपकी मॉनिटरिंग होगी, स्पाइंग होगी, आप अपने पार्टनर का फोन देखने की कोशिश करेंगे, राइट। और जब आप ये चीज करते हैं, अगर आपका पार्टनर सही में डिसलॉयल है, मान लीजिए, मानता हूं, मैं नहीं कह रहा कि सारे पार्टनर जो है लॉयल ही होंगे, अगर आपका पार्टनर डिसलॉयल है तो क्या होगा, आपके शक करने से, आपकी मॉनिटरिंग करने से, आपकी स्पाइंग करने से क्या होगा, अब वो बंदा और ज्यादा संभल कर चलेगा, राइट। अगर उसको मालूम है कि भाई मेरी चौकीदारी की जा रही है, मुझे निगरानी रखी जा रही है, और अगर उसने कुछ गलत करना ही है आपके साथ तो वो और ज्यादा समझदारी से करेगा। परमात्मा ने इतना दिमाग तो उसको भी दिया है, राइट। लेकिन उन लोगों की तो मैं चिंता ही नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो इंसान, अगर आपका पार्टनर जेन्युइन है और जब वो देखता है कि मेरी जेन्युइननेस के बावजूद भी मुझ पर शक किया जाता है, तो आपका बिहेवियर फियर की वजह से शक है, दूसरा इंसान शक देखता है और वो उसको क्या इंटरप्रेट कर रहा है कि इतना मेरे करने के बाद भी मेरा कोई भरोसा नहीं है इसको, एंड दैट बिकम वेरी सफोकेटिंग रिलेशनशिप। मैं आपको एक केस बताना चाहता हूं। मेरे पास सज्जन आया जो मेल है, हस्बैंड जो है, वो एक फैमिली बैकग्राउंड, बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं, और अभी कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही थी कि उनके बिजनेस में कुछ टर्मोइल आ रहा है, पार्टनरशिप्स ब्रेक हो रही हैं, और उनको एक नया बिजनेस एस्टैब्लिश करने की सिचुएशन आती है। वो उनकी जो वाइफ आती हैं, उनकी वाइफ एक कॉर्पोरेट फील्ड से आती हैं, जिनको अच्छा कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, और दोनों की लव मैरिज हुई है। अभी तक बिल्कुल सही चल रहा था क्योंकि बिजनेस फैमिली बिजनेस था, सब ठीक ठाक चल रहा था, द थिंग्स वर ओके। अब जैसे ही अब ये सिचुएशन आई कि उसको, हस्बैंड को एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, वाइफ के दिमाग में क्या क्वेश्चन आया, वाइफ के माइंड में जो डाउट आया वो ये आया कि मेरे हस्बैंड को कोई भी कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस तो है नहीं, इन्होंने जो भी सीखा है, ये जिस पोजीशन पर बैठे हैं, इट इज ओनली बिकॉज इट इज हिज फैमिली बिजनेस। अगर ये फैमिली बिजनेस नहीं होते तो ये उस लेवल पर तो नहीं बैठ पाते, क्योंकि अभी तो इन्होंने तो कोई काम ही नहीं किया, ही इज जस्ट एजुकेटेड एंड सिटिंग एट अ वेरी सीनियर पोजीशन इन द फैमिली बिजनेस। लेकिन जब नया कुछ करना है लाइफ में, अगर कुछ नए बिजनेस सेट करना है, तो अगर आपको कोई कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ये थॉट प्रोसेस रहा उस लेडी का, बिकॉज शी वॉज कमिंग फ्रॉम अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड। अब क्या हुआ, अब उसको लगा कि आउट ऑफ हर लव एंड अफेक्शन, उस लेडी ने क्या किया कि उसको सजेशंस देना शुरू करा। उसको ऐसा लग रहा था इसको कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे है, लेट मी सपोर्ट हिम।
अब उसने उसको सपोर्ट करने की कोशिश की आउट ऑफ हर फियर कि ये शायद फेल हो जाए, सक्सेसफुल ना हो पाए, क्योंकि इसको एक्सपीरियंस नहीं है। अब वो उसको बताती है कि टारगेट कैसे सेट करना है, टेंडर कैसे भरना है, कस्टमर से कैसे बात करनी है, एंड ऑल दीज थिंग्स। अब ये लड़की का जो बिहेवियर है ये फियर से आ रहा है कि मेरा हस्बैंड जो है उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो फेल होने के चांसेस हैं या ये नया बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। और हस्बैंड को लग रहा है कि मैंने इतने साल से बिजनेस किया है, दिस माई लेडी, माई वाइफ इज वेरी बॉसी, उसको हर चीज की रिपोर्ट चाहिए, हर चीज की उसको इंफॉर्मेशन चाहिए। अब देख रहे हैं दोनों में से कोई गलत नहीं है। वाइफ जो बिहेव कर रही है इट इज आउट ऑफ हर लव एंड अफेक्शन, नोइंग दैट शी हैज मोर कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, तो मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस हस्बैंड को बेनिफिट करे। लेकिन आपका ये बिहेवियर फियर ड्रिवन है, और हस्बैंड जो इस चीज को देखता है वो क्या देख रहा है, दैट माई वाइफ इज बीइंग वेरी बॉसी। इसको घर संभालना है, अपना बिजनेस संभालना है, मैं इसके नौकरी में इंटरफियर नहीं करता, ये ऑफिस में क्या काम करती है, क्या कैसे करती है, क्या नहीं करती है, मैं जरा भी इंटरफियर नहीं करता। वाई शी ऑलवेज पोक्स हर नोज इन माई बिजनेस, राइट? सो ऐसे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकता हूं। एक एग्जाम्पल मैंने दिया ताकि आप उसको कॉन्सेप्ट को समझ पाए कि आप सपोज करें आपका कोई एक रिलेशनशिप रहा है, बड़ा पेनफुल रहा है। अब आपके मन में ये शक होता है कि मेरा पार्टनर भी कहीं, ये जो एग्जिस्टिंग नया जो पार्टनर है, कहीं ये भी मेरे साथ धोखा ना करे। और वो धोखा जब तक करेगा या नहीं करेगा, लेकिन आपका जो शक है वो क्या करेगा, उसकी मॉनिटरिंग करने पर मजबूर करता है। मैं नहीं कह रहा आप गलत हैं, ये नेचुरल होगा आपके लिए भी, लेकिन उसके लिए भी नेचुरल होगा ये सोचना कि ही वुड फील वेरी मच सफोकेटेड, राइट? तो अब क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द सॉल्यूशन इज कि आपको अपनी लाइफ में जो भी पुराने पेन्स हुए हैं, पुराने एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जिसकी वजह से आपके वो एक वुंड्स, एक साइकोलॉजिकल, एक इमोशनल, एक स्कार्स आ चुके हैं, उनको हील करना जरूरी है। जिसके लिए हम लोग काउंसलिंग्स करते हैं, हिप्नोथेरेपीज करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो भी जैसी भी जरूरत पड़ती है उसको करके हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करना है। वहां पर एक पॉजिटिव एनर्जी, एक हैप्पीनेस को लेकर जाना है। मैं हमेशा बोलता हूं, ये वीडियो मैं सिर्फ लेडीज के लिए मैं बना रहा हूं, इसलिए मैं उस पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं। बहुत ही जल्दी मैं एक और वीडियो भी बनाने वाला हूं कि अच्छे पति कैसे बने, क्योंकि एक रिलेशनशिप में दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज मैं फीमेल की जो पॉइंट्स हैं उसको मैं लेके चल रहा हूं। अगले वीडियो में मैं बनाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि हस्बैंड, एक अच्छा हस्बैंड कैसे बने। तो जब भी आप एक मैरिज रिलेशनशिप में एंटर कर रही हैं एज अ फीमेल, तो आपको ये देखना है कि एम आई हैप्पी, या मैं अपने पुराने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके बैगेज को लेकर जा रही हूं। मैं आपको एक और केस में बताता हूं, आई एम सॉरी ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ऐसा केस मेरे पास एक याद आ रहा है मुझे, जो कि एक लड़की है जिसकी बिल्कुल डिसफंक्शनल फैमिली से आती है। मदर फादर के रिलेशंस खुद आपस में अच्छे नहीं है, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। इसके मन में एक प्यार की कमी हमेशा महसूस रही है, और जब ये शादी करके जाती है, ऑब्वियस है क्योंकि इसके मन में प्यार की कमी है, तो ये एक्सपेक्ट करेगी कि हस्बैंड इसको ज़्यादा अटेंशन दे, हस्बैंड इसको ज़्यादा प्यार करे, हस्बैंड इसको ज़्यादा अप्रिशिएट करे, राइट? लेकिन अगर वो हस्बैंड की पर्सनैलिटी नहीं है, देखो नॉर्मल होना और ज़्यादा होना, नॉर्मल प्यार करे, नॉर्मल अप्रिशिएट करे, ये सब जानते हैं, सब करते हैं। लेकिन अगर मैं वुंडेड हूं, अगर मुझे जिंदगी में बचपन से प्यार नहीं मिला है, तो क्या होगा, वो मेरी जो नीड ऑफ लव है वो ज्यादा होगी, और हम क्या करते हैं, वो सारी नीड ऑफ लव हम अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और क्या होता है, वो दूसरा बंदे की नजर से अगर देखे तो ही फील्स वेरी मच सफोकेटेड। और ये अगर वो इंसान सफोकेटेड फील करेगा रिलेशनशिप में, तो ऑब्वियस है कि वो रिलेशन ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, या चलेगा तो अच्छे से नहीं चल पाएगा। So what I'm saying, whether it is a reason of your corporate educational differences, or it is a reason of your past breakups, or it is a reason of your dysfunctional family, किसी भी रीजन से अगर आप अपने आप में खुश नहीं हैं, अगर आप पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसकी वजह से कुछ वुंड्स हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में, मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं, अगर आप उन वुंड्स के साथ अगर आप एंटर करती हैं रिलेशनशिप में, वो रिलेशनशिप नहीं चलेगा। आई एम सॉरी फॉर बीइंग टफ, लेकिन मैं मजबूर हूं क्योंकि जिंदगी मुझसे ज्यादा टफ है, राइट? तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मैं बात कर सकता हूं, और मैं इसको ऐसा सजेस्टिव टाइप का वीडियो नहीं बना चाह रहा था कि डूज एंड डोंट्स में देना। ऐसे डूज एंड डोंट्स की सजेशंस तो आपको बहुत सारे लोग सुबह से शाम तक देते हैं, नहीं, मैं कोर पर मैं अटैक करना चाह रहा था।
ताकि अगर हम इन दो कोर फैक्टर्स को पकड़ लें, पहला रेपो फॉर्मेशन और दूसरा बिफोर यू एंटर इनटू अ रिलेशनशिप यू आर आउट ऑफ और यू डू नॉट कैरी एनी इमोशनल बैगेज ऑफ द पास्ट, ये दो चीजें अगर आपने कंट्रोल कर ली तो मैं आपको बोल सकता हूं कि 90% पॉसिबिलिटी है कि आपका रिलेशनशिप एक बहुत बढ़िया रिलेशनशिप बनेगा। और मैं ऐसा कोई काम नहीं कह रहा हूं करने के लिए जिसमें कि आप अपने पार्टनर से इंप्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, नहीं, ये दो काम आप खुद करें अपने अंदर और आप देखेंगे कि ये रिलेशनशिप बहुत बढ़िया बनने वाला है। और वो सजेशंस मैं वीडियोस में नहीं देता हूं क्योंकि वो फिर स्पेसिफिक हो जाएगा। तो आपके अगर कोई ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही है या आपके कुछ पास्ट बैगेजेस हैं और आप एक नई शादी में एंटर, हाँ, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलता हूँ, तीसरा पॉइंट जो आएगा वो ये है कि आप देखें लाइफ में आप जो भी करते हैं हर जगह कुछ ना कुछ ट्रेनिंग लेकर जाते हैं। यानी एक सोल्जर है, फ्रंट पर लड़ता है तो एक ट्रेनिंग लेता है। आप एक टीचिंग का प्रोफेशन में जाते हैं तो एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं। आप कॉर्पोरेट में जाते हैं तो पहले आप टेक्निकल ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें आप लेते हैं और उसके बाद आप परफॉर्म करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैरिज एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कि हम बिना किसी ट्रेनिंग के एंटर कर जाते हैं और फिर अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं और जब जिंदगी सिखाती है तो वो बहुत महंगा पड़ता है। तो तीसरी चीज़ मैं ये कहता हूँ कि शादी करने से पहले अगर आप एक प्री मैरिज ट्रेनिंग अगर अटेंड करते हो, मेरा एक पूरा प्रोग्राम है बाय द नेम ऑफ लाइफ टाइम ऑफ हनीमून, अगर आप वो अटेंड करते हैं तो उसमें हम बहुत सारी ऐसी ऐसी बात करते हैं जो कि आपको एक ट्रेनिंग के बाद एंट्री करने में तैयार करती है, मदद करती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही 3 पॉइंट्स मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा। इसके बाद तो ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो आप अपने आप सोच सकते हैं। आई नो आई एम टॉकिंग टू इंटेलिजेंट पीपल ऑफ द सोसाइटी। इसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए या अपने कोई भी पास्ट के रीजंस है जिसकी वजह से आप दुखी हैं तो आप मेरे को कांटेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट सेशन में आई विल टेक यू द डिटेल्स एंड द ओनली थिंग दैट आई गारंटी यू इज अनकंडीशनल हैप्पीनेस। वट एवर मे हैपन इन योर लाइफ, your unconditional happiness is guaranteed. So my dear friends, welcome to the world of unconditional happiness. Good luck to you.